नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वासुदेव एजुकेशन में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो विद्यार्थियों, कल तक हमने पढ़ा था बीएससी पार्ट थर्ड की मैथमेटिक्स का जो पेपर फर्स्ट है, अमूर्त बीजगणित, उसकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी थी। उन महत्वपूर्ण परिभाषाओं को मैं आगे बढ़ाते हुए आज परिभाषा पढ़ रहे हैं। आबेली ग्रुप की लास्ट परिभाषा पढ़ी थी, आज पढ़ेंगे अनाबेली ग्रुप। आज पढ़ रहे हैं अनाबेली ग्रुप। अनाबेली ग्रुप की परिभाषा क्या है? अनाबेली ग्रुप की परिभाषा है कि माना जी स्टार एक ग्रुप है, जी स्टार एक ग्रुप है, ग्रुप तो है, इसके साथ में यह संक्रिया स्टार के लिए क्रम विनिमयता का पालन ना करे। जी स्टार एक ग्रुप है, तब यह संक्रिया स्टार के लिए क्रम विनिमयता का पालन नहीं करे। अर्थात कि ग्रुप जी के दो अवयव लिए, उन दोनों अवयवों के मध्य स्टार संक्रिया लगाई, उनका मान आपस में बराबर ना हो, तो इसे अनाबेली ग्रुप कहा जाता है। कि ग्रुप जी के कोई दो अवयव लो, उनके मध्य स्टार संक्रिया लगाई, उन दोनों का मान है, किसी भी दोनों का मान आपस में क्रम परिवर्तित किया, उनका मान बराबर ना हो, तो उसे कहा जाता है अनाबेली ग्रुप। आगे परिभाषा है परिमित ग्रुप या अपरिमित ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप। माना जी, ग्रुप जी स्टार में अवयवों की संख्या, ग्रुप जी स्टार में अवयवों की संख्या परिमित हो, ग्रुप जी स्टार में अवयवों की संख्या परिमित हो, तो इसे परिमित ग्रुप कहते हैं। परिमित हो तो परिमित ग्रुप। तथा अवयवों की संख्या अनंत हो, तो इसे अपरिमित ग्रुप कहते हैं। अपरिमित ग्रुप। यदि ग्रुप जी स्टार में अवयवों की संख्या परिमित हो, अर्थात फाइनाइट नंबर, काउंटेबल नंबर हो, निश्चित काउंटेबल नंबर, तो परिमित ग्रुप कहा जाता है। या फिर अवयवों की संख्या अनंत हो, नॉन काउंटेबल नंबर हो, तो अपरिमित ग्रुप कहा जाता है। नेक्स्ट परिभाषा है ग्रुप की कोटि कह दो या ग्रुप का गुरुपांक कह दो। ऑर्डर ऑफ ग्रुप। पहला कि माना जी स्टार एक ग्रुप है। पहली कंडीशन तो है इसकी कि जी स्टार क्या होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए। तब समुच्चय जी में अवयवों की संख्या ग्रुप
गुरुपांक कहलाती है। तब समुच्चय जी में अवयवों की संख्या ग्रुप जी का गुरुपांक कहलाती है। इसे ऑर्डर ऑफ जी द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऑर्डर ऑफ जी द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ग्रुप के संबंधित जो भी परिभाषाएं थी वो परिभाषाएं अब तक अपन ने पढ़ ली हैं। अब इन परिभाषाओं को एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिया, अभी तक की जो परिभाषाएं अपन ने पढ़ी हैं उन परिभाषाओं को इस एग्जाम्पल पर अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने एन लिया जो कि एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इस प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में एक संक्रिया ली है योग की। इस प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में मैंने योग की संक्रिया ली है। ये योग वाली संक्रिया द्विचर संक्रिया है या नहीं। मैंने कोई दो प्राकृत संख्याएं ली, जैसे 1 और 2, कोई दो प्राकृत संख्याएं ली, इन दोनों प्राकृत संख्याओं को जोड़ा 1 + 2, तो मान आया अपने पास में 3। ये भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो इस प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जो योग है वो क्या है, एक द्विचर संक्रिया है। ये क्या है, एक द्विचर संक्रिया है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में योग क्या हो गया, एक द्विचर संक्रिया। अब ऐसे ही बात करें बीजीय संरचना की, तो बीजीय संरचना की परिभाषा भी थी कि एक एरिक समुच्चय है, उस एरिक समुच्चय में संक्रिया स्टार जो है वो परिभाषित होनी चाहिए, तो यहाँ परिभाषित है। तो एक बीजीय संरचना n+, ये क्या होगी, बीजीय संरचना। तो n में अगर योग क्या है, एक द्विचर संक्रिया है, तो ये एक बीजीय संरचना है। बात करें ग्रुपोइड की, तो ग्रुपोइड की परिभाषा भी यही थी, ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप की, कि दो प्राकृत संख्या, जैसे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की बात करें, दो प्राकृत संख्याएं लें, उन प्राकृत संख्याओं का योग भी अगर एक प्राकृत संख्या ही आता है तो वो क्या हो गया, एक ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप। तो n+ ग्रुपोइड भी है या क्वेसी ग्रुप बोलते हैं, ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप। आगे बात करें अपन सेमी ग्रुप की, कि सेमी ग्रुप है या नहीं। सेमी ग्रुप की बात करें तो सेमी ग्रुप के लिए साचर्यता का पालन करना चाहिए। सेमी ग्रुप की परिभाषा थी, माना जी स्टार, माना जी एक एरिक समुच्चय है तथा स्टार उसमें द्विचर संक्रिया है, तो संक्रिया स्टार के लिए वह साचर्यता का पालन करे। साचर्यता के लिए, साचर्यता की परिभाषा है ये A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B स्टार C। चूंकि यहाँ स्टार संक्रिया की जगह अपने पास में योग की संक्रिया है, तो A + B + C बराबर A + B + C। कोई तीन प्राकृत संख्याएं लें, उनको इस क्रम में जोड़ें तो उनका योग समान आना चाहिए। अगर समान है तो साचर्य है। तो तीन प्राकृत संख्याएं ली मैंने, 1 2 3। इन प्राकृत संख्याओं को इस क्रम में जोड़ा है कि 1 + 2 + 3 बराबर में, अपने पास में बोडोमास नियम अगर लगाएं तो पहले कोष्टक वाला मान हल किया, तो कोष्टक वाले मान से इसका योग आ गया 3 + 3, तो मान आ गया 6। ऐसे ही 1 + 2 + 3, तो बोडोमास से इसका मान 5 हो गया, 1 + 5 टोटल हो गया अपने पास में। इस बात को यहां लिखें तो दोनों मान बराबर आ गए, कि तीन प्राकृत संख्याओं को इस क्रम में जोड़ा था तो दोनों का मान क्या आ गया, बराबर हो गया। अतः हो गया एक सहचारी है योग संक्रिया के लिए। योग संक्रिया के लिए सहचारी है, तो क्या हो गया, ये एक सेमी ग्रुप है, n+ एक सेमी ग्रुप है। इससे आगे परिभाषा थी मोनोइड की। मोनोइड में देखा जाए तो मोनोइड की परिभाषा थी सेमी ग्रुप के आधार पर, कि सेमी ग्रुप की माना जी स्टार एक सेमी ग्रुप है यदि इसमें संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो।
जी क्या है, एक जी स्टार एक सेमी ग्रुप होना चाहिए तथा इसमें संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। तो बात करें तत्समक अवयव की, तो पहले मोनोइड के लिए अपने को तत्समक अवयव परिभाषित करना है, जो भी संक्रिया अपन ने ली है। तो जो समुच्चय लिया है वो समुच्चय तो अपने पास में प्राकृत संख्याओं का है। कोई एक प्राकृत संख्या मैंने ली, दो क्या है, एक है, दो है एक प्राकृत संख्या, दो प्राकृत संख्या ली। इस प्राकृत संख्या में मैं तत्समक अवयव की परिभाषा लगा रहा हूं, तो तत्समक अवयव की परिभाषा लिखूं, तत्समक अवयव की परिभाषा, तो परिभाषा होगी ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, अर्थात स्टार की जगह अपने पास में योग संक्रिया है तो वो परिभाषित कर रहा हूं। दो प्राकृत संख्या ली है, इस प्राकृत संख्या में ऐसा क्या जोड़ू कि वापस से दो आ जाए। प्राकृत संख्या दो ली, इस प्राकृत संख्या में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि वापस से दो आए। तो ई बराबर में दो, इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो -2, अर्थात ई का मान क्या आ गया, 0। ई का मान अपने पास में 0 आ गया। क्या 0 प्राकृत संख्या है, जी नहीं, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए n प्लस जो है, इसलिए n प्लस मोनोइड नहीं है, क्योंकि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है और इस प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में अगर तत्समक अवयव की परिभाषा लगाऊं योग संक्रिया के लिए, तो तत्समक अवयव में प्राप्त हुआ 0, क्योंकि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए मोनोइड नहीं है। मोनोइड नहीं है तो इसे ग्रुप भी नहीं बोल सकते, क्योंकि तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए, तत्समक अवयव भी नहीं है। तो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल लिया, दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया Z+, जहां Z जो है ये Z पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। Z पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसमें बात करें योग की, द्विचर संक्रिया की बात करें तो दो पूर्णांक संख्याएं ली, उनको जोड़ा तो एक पूर्णांक नंबर आता है, तो द्विचर संक्रिया है योग। द्विचर संक्रिया है तो इसे बीजीय संरचना भी कह सकते हैं, और बीजीय संरचना है तो ये ग्रुपोइड या आबेली ग्रुप भी हो गया, सॉरी ग्रुपोइड या क्वेसी ग्रुप। तीन बातें होगी। बात करें सेमी ग्रुप की, सेमी ग्रुप में हमें योग संक्रिया के लिए साचर्यता बतानी है। योग संक्रिया के लिए बात करनी है साचर्यता की। सेमी ग्रुप में योग संक्रिया के लिए साचर्यता की बात करेंगे। योग संक्रिया के लिए साचर्यता, तो तीन पूर्णांक संख्याएं ले, तीन पूर्णांक संख्याएं मैंने जैसे एक -1 ली, एक 3 ले ली और ले लिया 5। कोई तीन पूर्णांक संख्याएं हैं, इन तीन पूर्णांक संख्याओं में मैंने साचर्यता की परिभाषा लगाई। ए स्टार की जगह संक्रिया है योग प्लस सी ए प्लस बी। इसी परिभाषा को यहां अप्लाई करूं कि -1 + 3 + 5 बराबर में -1 + 3 + 5। बोडोमास से हल किया तो इसका मान +2 + 5, -1 बोडोमास से हल किया तो मान आ गया 8, इसका मान भी 7 है, इसका मान भी क्या है। अतः तीन पूर्णांक संख्याओं को अगर इस क्रम में जोड़ा जाए तो उनका मान क्या प्राप्त हुआ, समान प्राप्त हुआ। मान समान आया तो साचर्य है, और साचर्य है तो Z+ क्या हो गया, एक सेमी ग्रुप। Z+ जो है वो Z+ अपने पास में Z में योग संक्रिया द्विचर भी होगी, Z+ एक बीजीय संरचना भी है, ये एक ग्रुपोइड भी है, ये एक सेमी ग्रुप भी है। बात करें मोनोइड की, मोनोइड के लिए पहली बात तो Z+ सेमी ग्रुप होना चाहिए, जो कि है, Z+ सेमी ग्रुप भी हो गया।
अब ये देखना है कि इस Z प्लस में योग संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव है वो क्या है। योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव, तो मोनोइड के लिए योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव की बात करें तो तत्समक अवयव की परिभाषा पढ़ने देखी तो वो परिभाषा होगी ए स्टार ई बराबर ए बराबर में ए स्टार के जगह क्रिया है, तो ए के जगह मैंने कोई भी एक पूर्णांक नंबर लिया, जैसे मैंने 3 ले लिया, प्लस में ई बराबर में 3 प्राप्त होना चाहिए। इसको इधर लाया तो ई का मान क्या आ गया, 0 आ गया, जो किसमें है, जेड में है। 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, अतः योग के लिए तत्समक अवयव भी विद्यमान है, इसलिए 0 क्या है, इसलिए 0 योग के लिए तत्समक अवयव है। इस Z प्लस में योग के लिए तत्समक अवयव भी विद्यमान है, तो Z प्लस क्या हो गया, एक मोनोइड भी हो गया। बात करें आगे ग्रुप की। ग्रुप के 4 अभिग्रहित थे, संवृत हो, साचरीय होना चाहिए, तत्समक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होना चाहिए। तो अब तक की मोनोइड तक की अपन ने परिभाषा पढ़ी थी। मोनोइड तक की परिभाषा में संवृत की स्थिति की बात करें तो दो पूर्णांक संख्याएं अपन ने ली, उन दोनों पूर्णांक संख्याओं का योग भी एक पूर्णांक संख्या है, तो संवृत है। Z प्लस एक सेमी ग्रुप है, तो सेमी ग्रुप में परिभाषा आ गई साचरीयता की, कि कोई भी 3 पूर्णांक संख्या अपन ने ली, उन 3 पूर्णांक संख्याओं को अगर इस क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका मान क्या आया, समान, अतः साचरीय भी है। परिभाषा आ गई मोनोइड की, कि Z प्लस एक मोनोइड भी है, अर्थात इसमें योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव भी विद्यमान है। योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव भी विद्यमान है। 3 परिभाषा आ गई ग्रुप की, संवृत हो गया, साचरीय हो गया, तत्समक का अस्तित्व हो गया। अब बात करें प्रतिलोम अवयव की, कि प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है या नहीं, तो देखा जाए प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव की मैं परिभाषा लिखूं तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा है कि ए स्टार बी बराबर में ई बराबर बी स्टार ए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी के लिए। तो यहाँ स्टार के जगह योग संक्रिया है कि ए प्लस बी बराबर ई बराबर बी प्लस ए, अर्थात जैसे मैंने एक पूर्णांक संख्या ले ली मैंने 4, इस 4 में बी जोड़ा तो उसका मान तत्समक अवयव के बराबर आया, तो ये मान अपने पास में क्या, योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव 0 है, तो बी 4 को इधर लाओगे तो -4, तो बी का मान कितना आ गया, -4। तो 4 का योग संक्रिया के लिए जो प्रतिलोम अवयव है वो क्या हो गया, -4। 4 का योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव -4। ऐसे ही आप अगर कोई भी अवयव ले लो, Z में कोई भी पूर्णांक संख्या उठाएं और उसमें प्रतिलोम अवयव की अगर ये परिभाषा लगाओगे तो उसका प्रतिलोम अवयव एग्जिस्ट करेगा। तो चारों बातें होगी, Z संवृत भी हो गया, ये योग संक्रिया के लिए साचरीय भी है, योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव भी विद्यमान है, इसमें योग संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव भी इसमें विद्यमान है। तो Z प्लस क्या है, एक ग्रुप है, Z प्लस ग्रुप हो गया। अब इसके आगे परिभाषा पढ़ी थी अपन ने आबेली ग्रुप की, कि Z प्लस ग्रुप तो हो ही हो, इसके अलावा ये क्रम विनिमयता का भी अगर पालन करता है तो इसे आबेली ग्रुप बोला जाएगा। तो कोई भी दो संख्याएं ली, जैसे दो पूर्णांक संख्याएं मैंने ली, एक तो ले लिया 4 और एक ले लिया 3, कोई 2 पूर्णांक संख्याएं हैं, इनको मैंने जोड़ा इस क्रम में, 4 + 3 = 4, इनको आप किसी भी क्रम में जोड़ोगे तो दोनों का योग क्या आएगा, समान आएगा। क्रम विनिमयता की परिभाषा भी यही थी, क्रम विनिमयता कि ए स्टार बी बराबर में बी स्टार ए होना चाहिए। क्रम विनिमय है, 3 + 4 किया कर लो या 4 + 3 कर लो, दोनों का मान सेम है तो क्रम विनिमय हो गया। क्रम विनिमय है तो ये आबेली ग्रुप भी है। Z प्लस पहले से ग्रुप था, क्रम विनिमय हो गया तो आबेली ग्रुप भी हो गया, तो Z प्लस आबेली ग्रुप हो गया।
अब इसी के गुरुपांक की बात करें, जेड में अवयवों की संख्या कितनी है? जेड में अवयवों की संख्या नॉन काउंटेबल, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय हो गया, नॉन काउंटेबल नंबर है अर्थात अनंत है, अनंत संख्या है, तो ये क्या हो गया, एक अपरिमित ग्रुप है। अपरिमित ग्रुप है तो इसका गुरुपांक भी अपरिमित है अर्थात इनफाइनाइट। जेड प्लस में अवयवों की संख्या अपरिमित, तो इसे अपरिमित ग्रुप कहते हैं, अर्थात अपरिमित का मतलब हो गया अनंत नंबर, अपरिमित है तो अपरिमित ग्रुप हो गया, इसमें अवयवों की संख्या भी अनंत है तो गुरुपांक भी क्या हो गया, अनंत हो गया। ये थी इस एग्जाम्पल के माध्यम से सारी परिभाषाएं, तो इस तरीके से आप परिभाषित कर सकते हो। ऐसे ही आप अगर योग के लिए देखें, योग के लिए अगर देखा जाए, ऐसे ही कोई और भी नंबर अपन ने अगर लिया, जैसे कोई और नंबर मैंने लिया, नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं कि एक एग्जांपल लिया आर, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इस वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को आप परिभाषित करो, क्योंकि वास्तविक संख्या की बात करें तो उसमें प्राकृत संख्या भी होती है, उसमें पूर्णांक संख्या भी होती है, उसमें परिमेय भी होता है, अपरिमेय भी होता है, सारे नंबर किस में आ गए, वास्तविक नंबर। तो इस वास्तविक संख्या के लिए ये परिभाषाएं आप सारी अप्लाई खुद करोगे, ये सारी आपको खुद को अप्लाई करनी है। तो एक बार इस एग्जाम्पल को आप करना, आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। इसके अलावा एक परिभाषा मैं और लिखाता हूं, K4 ग्रुप। K4 ग्रुप को बोला जाता है क्लाइनफॉर ग्रुप। K4 ग्रुप को क्लाइनफॉर ग्रुप बोला जाता है। इस क्लाइनफॉर ग्रुप की परिभाषा है कि यदि किसी ग्रुप में 4 अवयव हो तथा प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो, यदि किसी ग्रुप में, या किसी ग्रुप में की बात, ग्रुप का में के जगह का, ग्रुप का गुरुपांक 4 हो तथा प्रत्येक अवयव प्रतिलोम हो, तो क्लाइनफॉर ग्रुप कहते हैं। क्लाइनफॉर ग्रुप, यदि किसी ग्रुप का गुरुपांक कितना हो, 4 हो तथा प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो, तो उसे क्लाइनफॉर ग्रुप बोला जाता है। इसको नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से एग्जाम्पल करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो से संबंधित अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।